दोस्तों नमस्कार। तो इतिहास की विभिन्न सारी टॉपिक या सीरीज पे हम बात कर रहे हैं। उस कड़ी में जो आज की टॉपिक है वो है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, उससे संबंधित जो विभिन्न जगहों पे बहुत सारी बातें वर्णित हैं उन पे बात करेंगे। और ये फैक्ट हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। हवाई बातें नहीं हैं, ये ऑथेंटिक सोर्स से सारी चीजें लिखी गई हैं। तो बहुत लोग सुनते हैं जैसे कि वर्णाश्रम वर्णाश्रम वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम का वही है कि जो भारतीय समाज को प्राचीन काल में 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो व्यवस्था जो है वो वर्णाश्रम व्यवस्था है। शुरुआती दौर में तो ये कर्मों के आधार पे थी कि नहीं, जो जो कर्म करेगा उसके आधार पे, जो विद्या अध्ययन से संबंधित काम कर रहा है, यज्ञ आदि करा रहा है, उसको ब्राह्मण कहा गया। जो रक्षा वाला काम कर रहा है, सुरक्षा वाला काम कर रहा है, उसको क्षत्रिय कहा गया। साथ ही साथ जो है, जो व्यापार से संबंधित काम करता था वो वैश्य हो गया। और कृषि से लेके जितने भी काम होते हैं उनको शूद्र वर्ग में रखा गया। ये और वर्णाश्रम का जो है, जिस वर्ण से उत्पत्ति होती है, जिस शब्द से उत्पत्ति हो, ब्री धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है वर्ण या चयन करना। मतलब जिसने जो पेशा चुना उसके आधार पे जो है उसको इस कैटेगरी में रखा जाता था। ये व्यवस्था जो है ऋग्वैदिक काल तक सीमित थी। ऋग्वैदिक का काल में जो है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसके बारे में वर्णन करता है। वैसे 10वां मंडल में ये भी व्यवस्था थी कि शुरू के 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जगह विश्व बोलते थे। लेकिन जब 10वां मंडल जोड़ा गया तो वह विष को हटा के वैश्य कर दिया गया और चौथा वर्ण जोड़ दिया गया शूद्र। तो 10वें मंडल में शूद्र का वर्णन मिलता है। यानी ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है। मान्यता क्या है कि एक विराट पुरुष है। ऋग्वैदिक हम बता रहे हैं कि एक विराट पुरुष है जिनके मुख से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। भुजाओं से क्षत्रिय की होती है, कमर से वैश्य की होती है, और यहां से वैश्य की, यहां से क्षत्रिय की, और यहां से मुख से जो है ब्राह्मण की, और पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ये विराट पुरुष का कंसेप्ट जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल और पुरुष सूक्त में। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अन्य सोर्स हैं जहां से पता चलता है, उसमें है महाभारत का शांति पर्व। महाभारत जो महाकाव्य है उसका शांति पर्व है। इसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कही गई है, यहाँ विराट पुरुष की जगह ब्रह्मा से सारी चीजों को मान लिया गया है। माना गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कमर से जो है वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये महाभारत का हो गया। जो गीता भी इस मामले में कहती है। गीता क्या कहती है? गीता माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है जो उपदेश दिया है उसी का संकलन है। तो गीता क्या कहती है कि वर्णाश्रम व्यवस्था की जो चारों वर्ण हैं उनके हम कर्ता धर्ता हैं, उन और साथ ही साथ हम उनके विनाशक हैं। यानी कि इनके संहारक और विनाशक हम ही हैं। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो भी चीजें करनी करानी है, इनके उत्पत्तिकर्ता से लेके विनाशक तक हम ही हैं। ये गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। आगे हम देखते हैं तो ये उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण। ये दोनों क्या कहते हैं कि ये जो ऊपर के 3 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके बीच सामंजस्य होना चाहिए। ये बताते हैं कि यदि आप सामंजस्य में रहेंगे तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इनको कंट्रोल करना है तो आपको आपस में सामंजस्य में होना पड़ेगा। आगे बहुत सारे धर्म सूत्र भी लिखे गए हैं, जो बहुत सारे पुराण लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं। उन सारी चीजों के बाद आगे लास्ट में धर्म सूत्र लिखे गए हैं, जो इनमें धार्मिक चर्चाएं ज्यादा हैं। इसमें एक है वशिष्ठ धर्म सूत्र। वो कहता है कि शूद्र जो है शमशान के समान अपवित्र है। किसके समान?
वो अपवित्र इतना ज्यादा है जैसे शमशान होता है जहाँ व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके समान अपवित्र है। तो ये रही वर्णाश्रम व्यवस्था से संबंधित। ये फैक्ट हवा हवाई नहीं है। आप एक किताब आती है इतिहास की, केसी श्रीवास्तव जी की, काफी मोटी किताब है, उसमें इन सारे फैक्ट्स को आप देख सकते हैं, या अन्य सोर्स भी है लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं, तो वहां से आप इन चीजों को आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो वर्णाश्रम व्यवस्था संबंधित थी इतना ही। आगे जो है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, कहा जाता है कि ये बस वर्णाश्रम व्यवस्था की जो संकल्पना है ऋग्वेद के किस मंडल में या किस सूक्त में पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन बनता है। यहां से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो है और जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो तो विशेष नहीं है, हमने ये जानकारी के लिए बता दिया इन सारी चीजों को। आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि 10वां मंडल में किस चीज का वर्णन हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।